हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुतकल बायोलॉजी में। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर चल रहा है आपका थर्ड। ठीक है, कौन सा पेपर चल रहा है? थर्ड पेपर चल रहा है। कौन सा? डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर हम जो आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है विदलन। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है क्लीवेज। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस पहले तो दोस्तों आपको थोड़ा सा पहले मैं बता देता हूँ कि काफ़ी लंबे टाइम बाद ये जो अपनी वीडियो है ये बन रही है, उसके लिए मैं आपको दिल से सॉरी बोलना चाहूँगा। कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ मेरी प्रिपरेशन चल रही थी आगे फर्दर एग्ज़ाम्स की, तो उस वजह से मैं वीडियो जो है वो नहीं बना पाया। लेकिन अभी जो क्या है आपकी वीडियोज़ है वो कंटिन्यू चलेंगी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे विदलन, इससे पहले क्या क्या हमने पढ़ा है वो थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, जिससे कि हम पीछे से चीज़ें हैं उनको रिलेट करके पढ़ पाएंगे, तो आसानी से हम इसको समझ पाएंगे। देखिए क्या विदलन जब हम पढ़ रहे हैं तो ये अपनी क्या है, यूनिट सेकंड के अंदर पहला पार्ट है। ठीक है, यूनिट सेकंड के अंदर पहला टॉपिक है। अब देखिए क्या होता है कि सभी यूनिवर्सिटी में अलग अलग जो टॉपिक्स हैं वो सेम है, लेकिन अलग अलग पेपर्स दिए हुए हैं। कहीं पे डेवलपमेंटल बायोलॉजी फर्स्ट ईयर में दिया हुआ है तो वो कहीं सेकंड ईयर में है, किसी यूनिवर्सिटी में पेपर सेकंड है, फर्स्ट है, तो वो चीज़ बदलती करती रहती है। लेकिन जो टॉपिक हैं वो लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में सेम है। तो आप टॉपिक पे ध्यान दीजिए, ये ना दीजिए कि कौन सा पेपर है, कौन सा ईयर है, वो वगैरह वगैरह। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ी थी हमने। ठीक है, क्या पढ़ा अपन ने? सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? oogenesis। ठीक है, फिर हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन, फिर हमने पढ़ा पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हमने क्या देखा कि स्पर्मेटिड से स्पर्म सेल्स का निर्माण हो रहा था। ठीक है, उसके बाद oogenesis से हमने क्या देखा? एग सेल्स का निर्माण होना हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, oogoनियम कोशिकाओं से। उसके बाद हमने फर्टिलाइजेशन देखा, यानी कि किस तरह से जो स्पर्म्स हैं या फिर जो oocytes हैं या फिर oogoनियम जो सेल्स होते हैं उनसे एग निकलता है, उस एग का कैसे मिलन होता है या दोनों कैसे फर्टिलाइजेशन करते हैं और किस तरह से जाइगोट का निर्माण होता है। उसके बाद एक फर्टिलाइजेशन का ही टाइप था पार्थिनोजेनेसिस, जिसके बारे में हमने बेसिक सी बात की थी। ठीक है, उसके बाद जो आगे की प्रोसेस हम फर्दर बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन से आगे की प्रोसेस ही कौन सी आती है? विदलन आती है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है क्लीवेज। ठीक है, जब हम विदलन की बात करते हैं तो विदलन को देखिए एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, विभाजन भी हम बोल सकते हैं कि विदलन क्या है, एक तरीके का विभाजन ही है। ठीक है, अब देखिए जब हम मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद जो भी आपके पास नोट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, या जो भी अगर आपके पास बुक्स हैं किसी भी पब्लिकेशंस की, उसको पढ़िएगा और फिर आप जब पेपर्स में आपका एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में आप लिख के आएंगे तो आपको 100% जो नंबर है वो मिलेंगे, मेरी गारंटी है इसके साथ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक बार ये वीडियोस कंप्लीट देखनी है, उसके बाद आपको बुक पढ़नी है, जो भी नोट्स हैं आपके पास वो नोट्स आपको एक बार देख लेने हैं। टॉपिक आपका 101% क्लियर हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। फिर भी आपको यदि कोई डाउट्स रह जाता है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए विदलन को हम क्या कह रहे हैं? एक प्रकार का क्या है, ये विभाजन है या फिर डिवाइडेशन है। चलिए मैं आपको बेसिक सी बात कराऊँ कि विदलन हम कहते किसे हैं। तो देखिए फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस कंप्लीट हुई उसके बाद हमारे पास क्या निकल के आया? उसके बाद हमारे पास निकल के आया जाइगोट, जो कि कैसी सेल थी? 2n यानी कि डिप्लॉयड सेल थी। ठीक है, अब डिप्लॉयड सेल से हमने जो रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है कि हमें रिप्रोडक्शन से क्या प्राप्त होना है? नई संतति बनानी है या फिर नया एम्ब्रियो हमें बनाना है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? जाइगोट से हमें एम्ब्रियो बनाना है। अब जाइगोट से सीधा एम्ब्रियो जो है वो नहीं बनता है। जाइगोट से सबसे पहले जो है वो बनता है आपका मोरूला। ठीक है, मोरूला के बाद आपका बनता है ब्लास्टूला। ठीक है, ब्लास्टूला के बाद कहीं जाके एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो जाइगोट से और एम्ब्रियो तक बनने की कुछ प्रोसेस, या फिर हम कहें कभी कभी जाइगोट से या फिर ब्लास्टूला बनने तक की जो प्रोसेस है, इसे ही हम क्या बोल देते हैं? विदलन बोल देते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं? इसे ही हम क्लीवेज बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल भाषा में हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या है? जाइगोट से ब्लास्टूला या फिर एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? विदलन कहलाती है। ठीक है, अब मैंने आपको अभी बताया कि विदलन क्या है? एक प्रकार का विभाजन है। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं या फिर ये होता है कि ये जो विदलन है, ये विदलन क्या है? एक प्रकार का समसूत्री विभाजन है।
कैसा विभाजन है सर? समसूत्री विभाजन है, माइटोटिक डिवीजन है। ठीक है, अब हम आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये समसूत्री विभाजन ही क्यों है? देखिए विभाजन दो तरीके के होते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री। आप बोलेंगे सर समसूत्री ही क्यों है, अर्धसूत्री क्यों नहीं है? तो मैं आपको बता दूं ये समसूत्री विभाजन क्यों है, क्योंकि आपको पता है जाइगोट कैसी संरचना है, 2n संरचना है। ठीक है, और हमारा जो एम्ब्रियो बनना चाहिए वो भी कैसा बनना चाहिए, 2n बनना चाहिए। यदि n बन जाएगा तो जो सिस्टम जो चला आ रहा है नेचर का वो गड़बड़ा जाएगा, लेकिन हमें कैसा चाहिए, हमें 2n चाहिए, क्या, एम्ब्रियो। ठीक है, तो एम्ब्रियो हमें 2n चाहिए और जाइगोट भी 2n है, तो ऐसा कौन सा डिवाइडेशन होगा या कौन सा विभाजन होगा जो कि हमें 2n से 2n बना के दे दे? तो वो कौन सा विभाजन होगा, वो होगा समसूत्री विभाजन। इस कारण विदलन एक प्रकार का समसूत्री विभाजन है, लेकिन फिर भी कुछ छोटे मोटे डिफरेंस आ जाते हैं किसके अंदर, विदलन और समसूत्री विभाजन के अंदर, वो हम अभी यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए एक तरफ मैं लिख देता हूँ समसूत्री विभाजन, ठीक है, और एक तरफ मैं लिख देता हूँ क्या, विदलन। ठीक है, देखिए दोनों के अंदर जब हम डिफरेंस करके पढ़ेंगे तो आपको जो है टॉपिक वो एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले हम बात करते हैं समसूत्री विभाजन की। तो समसूत्री विभाजन में हम क्या पढ़ते हैं कि एक पेरेंट सेल होती है और पेरेंट सेल जो आगे करके अपने जो आकार है उसको बढ़ा लेती है और बढ़ाने के बाद वो दो डॉटर सेल में बन जाती है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो दो डॉटर सेल बनी है वो आगे फर्दर डिवीजन करके दो डॉटर सेल बना लेती है। ठीक है, अच्छा ये हमने समसूत्री विभाजन में देखा, लेकिन आपने एक चीज़ पर यहाँ पर गौर किया, वो गौर क्या किया कि ये जो इसकी पुत्री कोशिका है या फिर जो डॉटर सेल है ये तब तक आगे डिवाइड नहीं करेगी जब तक कि ये इसके आकार की नहीं हो जाएगी। आकार में इन शॉर्ट कहने का मतलब है हमारा इसके बराबर ये मैच्योर नहीं हो जाएगी। ठीक है, यानी कि सिंपल सी भाषा में हम क्या कहें कि जब तक इसकी पुत्री कोशिकाएं अपने पेरेंट सेल के बराबर मैच्योर या परिपक्व नहीं हो जाएंगी तब तक ये आगे जो है डिवाइड नहीं करेंगी। ठीक है, ये इन पर क्या एक कंडीशन लागू हो जाती है, एक शर्त लागू हो जाती है। वहीं यदि हम बात करें विदलन में, तो विदलन में क्या होता है कि जैसे ये जाइगोट सेल है, ठीक है, एक कोशिका है, विभाजन इसमें भी कैसा होगा, इसमें भी एक समसूत्री विभाजन ही होगा, लेकिन इसमें विभाजन के पश्चात क्या होगा, कोशिका का आकार जो अपनी इसकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से छोटा हो जाएगा। देखिए क्या, यहाँ पर जो डॉटर सेल थी उसका आकार छोटा था, ठीक है, छोटा था, लेकिन ये आगे विभाजन जो करेगी कब करेगी, जब ये इसके बराबर आकार को ग्रहण कर लेगी। लेकिन इसके अंदर जब जो विभाजन होंगे वो विभाजन कैसे होंगे, इस तरह से कुछ विभाजन होंगे और ये कोशिका क्या होगी, धीरे धीरे करके छोटी होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, किस तरीके से विभाजन चलते हैं वो मैं आपको एक बार इन शॉर्ट यहाँ पर बता देता हूँ। विदलन में देखिए ये सिंगल कोशिका होती है, एम्ब्रियो वो जाइगोट जो होता है वो सिंगल सेल होती है। ठीक है, इसके बाद ये दो केंद्रक इसके बन जाते हैं, ठीक है, या फिर दो कोशिकाएं ये बन जाती हैं। उसके बाद एक से दो बने, दो से क्या बनेगी, ये 4 स्टेज की कोशिकाएं बनेंगी। देखिए ठीक है, ये 4 की बन जाती है, 4 से इसके डबल होते हैं तो ये 8 कोशिका बन जाती हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद ये किस में बन जाती है, 16, 16 के बाद ये हो जाती है 32 और 32 के बाद ये आगे जो प्रोसेस है वो चलती हुई रहती है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो सबसे पहले जाइगोट था वो साइज़ में काफ़ी बड़ा था। ठीक है, उसके बाद इनके अंदर जो कोशिकाएं हैं वो डिवाइड होने लगी, तो साइज़ की जो हम बात कर रहे हैं कि जब एक कोशिका थी उसके अंदर दो कोशिकाएं बनी तो वो छोटी हो गई, 4 बनेंगी तो और छोटी हो जाएंगी, 8 बनेंगी तो और छोटी हो जाएंगी, 16 बनेंगी तो वो काफ़ी छोटी हो जाती हैं कोशिकाएं। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन और विदलन के अंदर एक डिफरेंस तो हमने क्या देखा, साइज़ को लेके या आकार को लेके, कंडीशन वाली बात। दूसरी हम बात करें, दूसरा अंतर इनके अंदर क्या आ जाता है, देखिए दूसरे अंतर में यदि हम बात करें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, समसूत्री विभाजन और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विदलन। ठीक है, समसूत्री विभाजन और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, विदलन। अब देखिए जब हम समसूत्री विभाजन या माइटोटिक डिवीजन की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें एक अवस्था आती है जिसे बोलते हैं क्या, इंटरफेज, अंतरावस्था। ठीक है, अंतरावस्था के अंदर 3 स्टेप हमें देखने को मिलते हैं, 3 अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ग्रोथ 1 फेज, ग्रोथ 2 फेज और ऐसे सिंथेसिस फेज या संश्लेषणात्मक अवस्था। ठीक है, विदलन में यदि हम बात करें तो विदलन में ये किस प्रकार से अलग है कि इंटरफेज यहाँ पर पाई जाती है, लेकिन इंटरफेज में सिर्फ और सिर्फ कौन सी अवस्था पाई जाती है, सिंथेसिस फेज पाई जाती है। G1 और G2 फेज यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं, बिल्कुल ही यहाँ पर ये एब्सेंट होती हैं। ठीक है, तो ये 2 अंतर हमने देख लिए किसमें, समसूत्री विभाजन और विदलन के अंदर। अब आप इस चीज़ को नोट्स फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपको अपनी लैंग्वेज में इसको लिखना होगा वो आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए एक चीज़ और जो अगला अंतर आता है अपने पास, वो अगला अंतर क्या आता है कि देखिए केंद्रक और साइटोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में दोनों में एक अनुपात रहता है
ठीक है, वो अनुपात क्या रहता है, समसूत्री विभाजन के अंदर वो अनुपात कैसा रहता है, स्थिर बना रहता है। यानी कि जो केंद्र का अनुपात है वही किसका होगा, कोशिका द्रव्य का अनुपात होगा। यानी दोनों का जो अनुपात है, चाहे आप उसे 1:2 मान लीजिए, 2:4 मान लीजिए, जो भी इनके अंदर एक अनुपात रहता है वो क्या है, स्थिर बना रहता है। ठीक है, यानी कि एक पेरेंट सेल थी, उसके अंदर जो अनुपात था माना हमने 2:4 था, जब वो डॉटर सेल में बनेगी तो डॉटर सेल में भी जो अनुपात रहेगा वो क्या रहेगा, 2:4 रहेगा। ठीक है, लेकिन यदि हम विदलन में बात करते हैं तो यहाँ पर हमेशा अनुपात जो है वो बढ़ जाता है। पहले से जो अनुपात है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। किसका अनुपात हम बात कर रहे हैं, केंद्रक और साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य के अनुपात की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, एक और जो चौथा अंतर आता है इनके बीच में, वो अंतर क्या आता है, देखिए कि सामान्य यदि हम एक कोशिका विभाजन की बात करते हैं, देखिए समसूत्री विभाजन में क्या होता है, सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। उसके बाद कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजित होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजित होता है, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो सामान्य तो क्या होता है, समसूत्री विभाजन में ऐसे होता है कि सबसे पहले केंद्रक विभाजित होगा, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन वहीं यदि हम विदलन के अंदर बात करते हैं तो विदलन में कुछ प्राणियों में ऐसा देखा गया है कि जैसे ही केंद्रक विभाजन यहाँ पर होगा, जैसे ही केंद्रक विभाजन यहाँ पर होगा, केंद्रक विभाजन, ठीक है, तो केंद्रक विभाजन होने के बाद कायदे से अगर ये समसूत्री विभाजन होता तो होना चाहिए था कोशिका द्रव्य विभाजन, लेकिन ये स्टेप को कर जाता है, ये स्किप, और इसके बाद दोबारा से क्या स्टार्ट हो जाता है, केंद्रक विभाजन। ठीक है, और हम यदि इसको प्रैक्टिकल वे में देखें तो हमने यहाँ पर देखा, देखिए ये सबसे पहले एक केंद्रक था, ठीक है, एक केंद्रीय कोशिका थी, अब यहाँ पर दोनों केंद्रकों में विभाजन हो गया, क्या कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ, क्या नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता और किसका विभाजन हो जाता है, केंद्रक का विभाजन पहले हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ अंतर हैं आपके समसूत्री विभाजन और विदलन के अंदर। आपको एक शॉर्ट फॉर्म में भी, एक संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में भी 2 या 3 नंबर में पूछ सकता है, तो आप ये 4 या 5 पॉइंट्स अगर लिख देंगे तो आसानी से आपका जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने किसकी बात की, विदलन की बात करी, और समसूत्री विभाजन और विदलन में हमने डिफरेंस देखा। यदि हम इस विदलन में एक और पॉइंट देखें, बात करें हम एक और पॉइंट की, तो ये जो विदलन की जो प्रोसेस होती है या जो विदलन की प्रक्रिया है वो कहाँ पर होती है, फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब कहाँ होती है, मादा जनन तंत्र यदि आपने पढ़ा होगा तो ओवरीज यानी कि अंडाशय, जहाँ से अंडा जहाँ से निकल के आता है, तो ये बीच में नली जो पाई जाती है इसे क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे जो आपको लिखना है इसी क्वेश्चन के अंदर वो क्या आता है इसका, हम बात करें यदि किसकी, विदलन की, तो विदलन के प्रकार। देखिए विदलन के प्रकार हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए विदलन के प्रकार हैं जो मुख्यतः 2 प्रकार हैं। ठीक है, बेसिक यानी मेजर तौर पे यदि हम बात करें तो 2 प्रकार के विदलन हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इनके कुछ आधार बनाए गए हैं। ठीक है, 2 आधार बनाए गए हैं, कैसे, देखिए सबसे पहला जो आधार है वो बनाया गया है कोरक खंडों के भविष्य के आधार पर। ठीक है, और दूसरा बनाया गया है आपका पीतक की मात्रा तथा वितरण के आधार पर, वितरण के आधार पर। ठीक है, तो देखिए ये 2 आधार बनाए गए हैं किस तरह से, कि कोरक खंडों के भविष्य के आधार पर, और दूसरा बनाया गया है पीतक की मात्रा तथा वितरण के आधार पर। अब देखिए अब आपको एक नया शब्द दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, कोरक खंड। कोरक खंड को देखिए क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। ठीक है, कोरक खंड को क्या बोला जाता है, ब्लास्टोमियर। जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है या फिर ब्लास्टूला जब वहाँ पर बन जाता है, यानी जाइगोट से क्या बन रहा है, ब्लास्टूला बन रहा है। ठीक है, या फिर हम कहें ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है, कोरक पुट्टी बन जाती है, तो कोरक पुट्टी के अंदर जब एक कोशिकाएं छोटी छोटी बन जाती हैं तो उन खंडों को क्या बोला जाता है, ब्लास्टोमियर बोला जाता है। अभी मैं आपको पूरा जो विदलन है वो बताऊंगा लास्ट में कि किस तरह से जाइगोट से मोरूला बनता है, मोरूला से ब्लास्टूला बनता है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो कोरक खंड है। ठीक है, कोरक खंडों के भविष्य के आधार पर। अब ये जो लाइन है, ये शब्द है, आपको समझना होगा कि कोरक खंड हमने क्या देखा। देखिए ये जो कोशिकाएं है, ठीक है, जाइगोट कोशिकाएं, इसके अंदर विदलन जो है वो स्टार्ट हुआ, और विदलन होने के बाद ये कोशिका या फिर कोरक खंड यहाँ पर बन गए हैं। ठीक है, ये कोशिका यहाँ पर बन गई है। अब देखिए क्या होगा कि ये जो जाइगोट है इसके अंदर प्रत्येक कोशिका जो है उसका एक कार्य निर्धारित है। ठीक है,
कार्य या फिर हम क्या बात करें उसका भविष्य जो है निर्धारित है, ठीक है, भविष्य निर्धारित है। अब इस भविष्य के आधार पर ही दो प्रकार का जो वर्गीकरण है या प्रकार है वो बताया गया है। कैसे कैसे बताया गया है देखिए, पहला है निर्धारी विदलन, ठीक है, और दूसरा है अनिर्धारी विदलन। देखिए इस चीज़ को समझिए, क्या है निर्धारी विदलन और क्या है अनिर्धारी विदलन। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, निर्धारी विदलन की। तो देखिए हमारे सामने मान के चलिए ये ब्लास्टोसिस्ट है या ब्लास्टूला है, और ब्लास्टूला में हम देखते हैं क्या कि परिधीय की तरफ कोशिकाएं बनी हुई हैं, ये कुछ कोशिकाएं परिधि की तरफ बनी हुई हैं, ठीक है, और कुछ कोशिकाएं यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, और ये जो रिक्त स्थान है इसे क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील, ठीक है। अब निर्धारी विदलन का मतलब क्या होगा, विदलन हमने समझ लिया कि कोशिका के अंदर विभाजन चल रहे हैं, ठीक है। निर्धारी का शब्द से देखिए मैं आपको क्लियर करा दूंगा, डिटरमाइनेट क्लीवेज इसे इंग्लिश में बोलेंगे निर्धारी विदलन, यानी कि इस कोरक खंड के अंदर प्रत्येक कोशिका का क्या है, भविष्य जो है वो निर्धारित है, ठीक है। क्या है बेसिक सी बात कि इस कोशिका के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सबका जो भविष्य है वो निर्धारित है। यानी कि यदि हम बात करें कि ये जो अंडा है या ये जो युग्मनज है, मानव का युग्मनज है, ठीक है, मानव का जाइगोट है, और एक कोशिका यदि हमने ले ली, मान के चले ये पर्टिकुलर कोशिका ले ली, और हमने इसे क्या माना कि ये किसके लिए निर्धारित है कि ये कोशिका क्या बनाएगी, कान अंग बनाएगी, ठीक है, ये कोशिका क्या बनाएगी, कान अंग बनाएगी। अब विदलन हो जाता है, निर्धारी विदलन यहाँ पर चल रहा है और ये निर्धारित है कि ये कोशिका क्या बनाएगी, कान बनाएगी, और तभी हम क्या करते हैं, इस कोशिका को यहाँ से निकाल फेंकते हैं, ठीक है, हम प्रयोग कर रहे हैं बेसिकली, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस कोशिका को निकाल फेंकते हैं। तो जब ये एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बनने के बाद जब इसका भ्रूण बन जाएगा कंप्लीट, और कंप्लीट भ्रूण बनने के बाद जब इसका बेबी बर्थ होगा, यानी जब ये जन्म लेगा, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर उसके अंदर कान जो है वो अनुपस्थित है, ठीक है, तो उसके कान क्या है, अनुपस्थित हैं। तो ये हमने क्या देखा कि ये कोशिका यदि यहाँ से निकाली तो इससे इसका क्या प्रभावित हुआ, इसका भविष्य जो है वो प्रभावित हुआ, ठीक है, प्रभावित हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह का विदलन जहाँ पर प्रत्येक कोशिका का भविष्य जो है, या कोरक खंड, इस कोशिका को हम क्या कह सकते हैं, कोरक खंड कह सकते हैं, ब्लास्टोमियर कह सकते हैं। तो प्रत्येक ब्लास्टोमियर का जो भविष्य है वो निर्धारित है, और यदि उस ब्लास्टोमियर से छेड़छाड़ करने या उसे विस्थापित करने या उसे निकालने पर उसका भ्रूण जो है या उसका भविष्य है जो वो प्रभावित हो, तो उस तरह के विदलन को हम क्या बोलते हैं, निर्धारी विदलन बोला जाता है, ठीक है। इस तरह का विदलन को क्या बोलते हैं, निर्धारी विदलन बोला जाता है। अब हम बात करें कि इस तरह का विदलन किन में पाया जाता है, तो देखिए इस तरह का जो विदलन है वो निमेटोड्स में पाया जाता है, ठीक है, निमेटोड्स में इस तरह का विदलन पाया जाता है। इसके अलावा एनेलिडा में इस तरह का विदलन जो है वो पाया जाता है, एनेलिड्स में पाया जाता है इस तरह का विदलन या इस तरह का क्लीवेज, ठीक है। दूसरे की हम बात करते हैं, देखिए मैं आपको शब्द से ही क्लियर करा दूंगा, अनिर्धारी विदलन। निर्धारी का मतलब क्या था कि प्रत्येक जो ब्लास्टोमियर है या कोरक खंड है उसका भविष्य क्या है, निर्धारित है। लेकिन यहाँ पर अनिर्धारी विदलन, अनिर्धारी विदलन में दोबारा एक बार आपको यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। ये कोशिकाएं हैं आपकी परिधीय कोशिकाएं, और ये इनके ऊपर कुछ कोशिकाएं बनी हुई हैं, ये ब्लास्टोसील हमारे पास है, ठीक है। ये ब्लास्टोमियर हैं यानी कि कोरक खंड हैं। माना हमने ये कोरक खंड को निकाला, बाहर निकाल के फेंक दिया, या हमने इसको यहाँ से विस्थापित करेगा दूसरे का, तो हम क्या देखते हैं, जब इसका एम्ब्रियो बनता है तो इसके बाद इस पर ये जो एम्ब्रियो है या ये जो बेबी बनेगा बाद में, ये क्या रहता है, अप्रभावित रहता है। तो इस तरह का विदलन जिस पर हम यदि एक यानी कोरक खंड है उसका भविष्य जो है वो निर्धारित नहीं हो, ठीक है, हम यदि उससे छेड़छाड़ भी करें, उसको हटाएं, विस्थापित करें, तो भी उसका जो भ्रूण है वो अप्रभावित रहे, तो उसे क्या बोला जाता है, अनिर्धारी विदलन, या जिसका भविष्य वो है वो निर्धारित नहीं है। अब देखिए इतना हमने समझा, ये आपको मैंने बेसिक सी बात बताई है, आप इसको अपने शब्दों में आसानी से लिख सकते हैं यदि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है तो। अब एक चीज़ रह गई जो कि अनिर्धारी जो ठीक है, तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरह का जो ये जो विदलन के प्रकार हैं ये एग्जाम में बेसिकली नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभी पूछ ले, यदि पेपर को टफ बनाया जाएगा तो ये चीज़ पूछी जाएगी। वैसे ये चीज़ टफ है नहीं, लेकिन फिर भी आपको पूछे कि विदलन के प्रकारों का विस्तार पूर्वक अध्ययन वर्णन कीजिए, तो आपको ये दोनों टाइप के वहाँ पर लिख के आने।
तो फिर एक बार आप समझ लीजिए, निर्धारित वितरण यानी कि कोरक खंड में प्रत्येक जो कोशिका है या कोरक खंड है उसका भविष्य निर्धारित हो तो उसे हम निर्धारित वितरण कहेंगे। और अनिर्धारित जिसका भविष्य कोई भी निर्धारित नहीं हो, उसके छेड़छाड़ करने पर, उसे निकाले जाने पर, विस्थापित करने पर जो भविष्य है उसका वो अप्रभावित रहे, या जीव है वो एज इट इज उसका जो बर्थ हो जाए, सामान्य रूप से भ्रूण जो विकसित हो जाए, उसे कहेंगे अपन क्या, अनिर्धारित वितरण। दूसरा नंबर का जो आता है आपका, वो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रकार का वितरण, ठीक है। वो क्या है, पीतक की मात्रा एवं वितरण के आधार पर, ठीक है। अब देखिए, पीतक की मात्रा और वितरण के आधार पर जो हम बात करें किसकी, विदलन की, तो ये जो विदलन है ये दो प्रकार से मोस्टली जो है आपके बुक में बताया गया है। वो कौन कौन सा है, देखिए, सबसे पहला है आपका पूर्णभंजी विदलन, दूसरा है अपूर्णभंजी विदलन, या फिर इसे हम कहते हैं अंशभंजी। मैं फिर आपको बता दूं, एक ही बार में मैं आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर करा दूंगा, और आपको मैं बस मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूँ, आप अपनी भाषा में उसको लिख सकते हैं थ्योरी के फॉर्म में, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से आप लिख सकते हैं और पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में यदि हम बात करें तो पूर्णभंजी को बोला जाता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज, ठीक है। और वहीं अपूर्णभंजी को क्या बोला जाता है, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, ठीक है। क्या बोला जाएगा, होलोब्लास्टिक को बोला जाएगा अपूर्णभंजी, और मीरोब्लास्टिक को क्या बोला जाएगा, अपूर्णभंजी या फिर अंशभंजी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी सर, पूर्णभंजी विदलन या फिर होलोब्लास्टिक पूर्णभंजी विदलन, ठीक है। पूर्णभंजी विदलन या फिर जिसे कहें हम होलोब्लास्टिक क्लीवेज, इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्लास्टोमियर यानी कि कोरक खंड की हम बात कर रहे हैं। कोशिका के अंदर क्या बन रहा है, कोरक खंड बन रहे हैं, ठीक है। जाइगोट कोशिकाओं के अंदर विभाजन हो रहा है, विदलन हो रहा है, तो कोरक खंड बन रहे हैं, ठीक है, उन्हें ब्लास्टोमियर कह सकते हैं। अब देखिए, पूर्णभंजी का मतलब क्या है कि ये जाइगोट सेल है, ठीक है। पूर्णभंजी नाम से हमें क्या शब्द दिखाई दे रहा है कि पूर्ण, इसमें से क्या शब्द हमें पकड़ना है, पूर्ण। होलोब्लास्टिक का मतलब होलो यानी कि कंप्लीट होल, ठीक है। तो यदि ब्लास्ट जो क्लीवेज है आपका, विदलन है, वो पूरे अंडे के अंदर यदि हो जाता है, ठीक है। एक शब्द में यदि ये बात करूं कि यदि किसी अंडे के अंदर उसके पूर्ण विदलन यानी कि उसमें पूर्ण रूप से विभाजन हो जाता है और कोई भी उसका भाग है वो शेष नहीं रहता है, तो उस प्रकार के विदलन को क्या बोला जाता है, पूर्णभंजी विदलन बोला जाता है, ठीक है। एक और यदि हम इसकी बात करें, दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं कि यदि किसी अंडे को बराबर दो कोरक खंडों में बांट दिया जाए, किसमें, बराबर दो कोरक खंडों में यदि बांट दिया जाए, जिस विदलन के द्वारा किसी अंडे को बराबर दो कोरक खंडों में बांट दिया जाता है, उसे ही क्या बोला जाता है, पूर्णभंजी विदलन बोला जाता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज उसे बोला जाता है कि किसी अंडे को, किसी संपूर्ण अंडे को दो बराबर कोरक खंड या फिर हम कहें ब्लास्टोमियर्स में डिवाइड कर दिया जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, होलोब्लास्टिक क्लीवेज उसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम क्या देखते हैं कि ये भी पुनः दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से कैसे कैसे होता है, देखिए, एक तो होगा समान पूर्णभंजी और दूसरा होगा असमान पूर्णभंजी। देखिए, फिर दोबारा मैं आपको नाम से ही क्लियर करा दूंगा, इस बात की गारंटी है। देखिए, पूर्णभंजी का मतलब क्या था कि किसी भी अंडे को पूर्ण रूप से उसने क्या कर दिया, दो ब्लास्टोमियर्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब बात आती है कि क्या वो दोनों डिवाइड जो हुए हैं, दो ब्लास्टोमियर्स बने हैं, क्या वो समान हैं या वो असमान हैं, ठीक है। नाम से क्लियर हो गया, क्या वो दोनों सेम हैं या वो डिफरेंट हैं। यदि वो सेम हैं तो उसे कहेंगे हम समान पूर्णभंजी। यदि वो डिफरेंट हैं, दोनों से साइज है वो अलग अलग है या बराबर भाग में डिवाइड नहीं कर पाया है उन्हें, जो डिक्लीवेज हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे हम, असमान पूर्णभंजी, ठीक है। देखिए, जो समान पूर्णभंजी है कि इस प्रकार के, अब यदि मैं इसको भाषा में बताऊं आपके लिए, तो भाषा में क्या बनेगा कि इस प्रकार के विदलन में अंडे का पूर्ण विभाजन तो होता है, और साथ ही साथ जो कोरक खंड बने हैं या जो ब्लास्टोमियर्स बने हैं वो दोनों कैसे होते हैं, समान भाग के होते हैं या समान प्रकार के होते हैं या समान आकार के होते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं, एक चीज़ और हमने क्या देखा कि पीतक की मात्रा और वितरण के आधार पर, अब यहाँ पर जो चीज़ निकल के आएगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो मैंने वीडियो बनाया है इससे पहले, एग्स के टाइप, या फिर हम बात करें टाइप्स ऑफ एग्स, यानी कि
सूक्ष्म पीत की, अति पीत की और मध्य पीत की, ठीक है, या फिर अर्धपीत की। ये जो पीतक वाले जो अंडे होते हैं, पीतक की मात्रा के आधार पर जो अंडों का प्रकार मैंने आपको बताया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने क्लियरली आपको बताया कि किस तरह से अंडे की हम जो विभाजन है या डिवाइडेशन है वो कर सकते हैं, किस तरह से मैंने आपको ईजिली उसको समझाया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो पूर्णभंजी में भी समान प्रकार के जो पूर्णभंजी जो क्लीवेज है वो होगा, वो किस तरह के अंडों में होगा। तो ये देखिए क्या होगा, सूक्ष्म पीत की या अपीत की, ठीक है, क्या होगा, सूक्ष्म पीत की या अपीत की या फिर समान पीत की अंडे, ठीक है। यानी कि ऐसे अंडे जिनमें पीतक की मात्रा बहुत कम हो, जिनमें ना ही हो, या जिनमें समान प्रकार से वो रहे या समान प्रकार से पीतक की मात्रा हो। तो इस प्रकार के अंडों में कौन सा व्यंजन पाया जाएगा, आपका समान पूर्णभंजी जो विदलन है वो आपका पाया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या है, कि एक नियम है सर, ठीक है, एक लॉ है जिसके आधार पर ये जो विदलन है, जो क्लीवेज है वो संपन्न होता है। उस लॉ को कहते हैं अपन वेलफोर का नियम, वेलफोर का नियम। और वेलफोर का नियम क्या कहता है कि विदलन होता है व्युत्क्रमानुपाती किसके, पीतक की मात्रा, पीतक की मात्रा। आप इस जो नियम है इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये नियम आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में, कि विदलन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, पीतक की मात्रा पर। यानी कि यदि किसी अंडे में पीतक की मात्रा ज़्यादा होगी तो विदलन है वो कम होगा, और विदलन यदि ज़्यादा होगा तो उस अंडे में पीतक की मात्रा कम होगी। अब हम इस नियम को यहाँ पर फॉलो करके देखते हैं। देखिए क्या बताया मैंने आपको कि ये किस अंडों में होता है, कि सूक्ष्म पीत की, जिनमें पीतक की मात्रा क्या हो, बहुत कम हो, ना हो या समान हो। तो ये कम है यानी पीतक की मात्रा कम है, तो विदलन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो क्या अंडे को बराबर भागों में बांट रहा है, पूरी कोशिका को इसने 2 समान भागों में बांट दिया, तो क्या यहाँ पर विदलन की मात्रा ज़्यादा नहीं हुई, क्या सीधी सी बात है, यहाँ पर विदलन की मात्रा जो है वो ज़्यादा हुई। तो ये हम बात करें कि समान पूर्णभंजी क्या होगा, कि किसी अंडे को विदलन के द्वारा 2 समान बराबर भागों में बांट दिया जाता है, उसे हम समान पूर्णभंजी विदलन कहते हैं। यह सूक्ष्म पीत की, अपीत की या समान पीत की प्रकार के अंडों में पाया जाता है, ठीक है। यदि हम इसके उदाहरण की बात करें कि ये कौन से जंतुओं में या किन जंतुओं के अंडों में ये पाया जाता है, तो उदाहरण मैं आपको बता दूं, एम्फीऑक्सिस, एम्फीऑक्सिस के अंडे, इसके अलावा सभी जरायुज स्तनधारी, जितने भी बेबी पीरस मैमल्स होते हैं, यानी कि जिसमें ह्यूमंस भी आता है, उन सब के अंदर कौन सा प्रकार का विदलन या क्लीवेज पाया जाता है, पूर्णभंजी प्रकार का, समान पूर्णभंजी प्रकार का विदलन या समान पूर्णभंजी प्रकार का जो क्लीवेज है वो पाया जाता है। यानी कि सेम होलोब्लास्टिक, ठीक है, या फिर सेम या सॉरी इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज उनके अंदर पाया जाता है, किसके अंदर, एम्फीऑक्सिस। और सभी जरायुज स्तनधारी, जितने भी जरायुज स्तनधारी हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, जितने भी मैमल्स, उन सब के अंदर क्या पाया जाता है, समान पूर्णभंजी प्रकार का विदलन जो है वो पाया जाता है। अब यहीं पर समझने वाली चीज़ क्या है सर, असमान पूर्णभंजी। यहीं पर हम क्या समझेंगे, देखिए, असमान पूर्णभंजी विदलन, नाम से ही आपको क्लियर करा दिया मैंने पहले, असमान पूर्णभंजी विदलन। देखिए, असमान का मतलब यानी कि किसी भी अंडे को, इस तरह के विदलन में किसी भी अंडे को पूर्ण रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कि सॉरी, इस प्रकार के, अब देखिए असमान पूर्णभंजी विदलन में हम समझें तो इसका मतलब क्या है, कि पूर्णभंजी इसका मतलब अंडे का जो विभाजन होगा वो पूर्ण रूप से होगा। पहली बात तो ये क्लियर है, ठीक है, पूर्ण अंडे का विभाजन विदलन है वो हो जाएगा, लेकिन वो पूर्ण कैसा होगा, भाग होंगे वो कैसे होंगे, उसके असमान होंगे, ठीक है। यानी कि मान चलिए ये विदलन है, यहाँ पर एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, क्या ये दोनों आपको समान दिखाई दे रहे हैं, क्या ये समान प्रकार के विदलन है, क्या नहीं, ये समान प्रकार के नहीं है, तो ये किस में होगा, असमान पूर्णभंजी विदलन में ये प्रकार का विदलन आपका आएगा। और इसके अंदर भी यदि हम वेलफोर का नियम लागू करें तो इनमें वो इस तरह का जो विदलन है वो मध्यपीत की अंडों में पाया जाता है, मध्यपीत के अंडों में ये प्रकार का जो विदलन है वो पाया जाता है, ठीक है। मध्यपीत की यानी कि जिनमें ना जो पीतक की मात्रा ना ज़्यादा है ना बहुत ही कम है, बीच की सी मात्रा है, उनमें कौन सा पाया जाता है, असमान पूर्णभंजी विदलन उनमें पाया जाता है। यदि हम उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर उदाहरण आता है आपका मेंढक, मछली।
ठीक है। मेंढक और मछली उभयचर हैं, जितने भी जल में रहने वाले जीव हैं उन सब के अंदर जो विदलन पाया जाता है वो किसके प्रकार का पाया जाता है, असमान पूर्णभंजी प्रकार का विदलन उनमें पाया जाता है। ठीक है। अब हमने किसकी बात की, पूर्णभंजी विदलन की बात करी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, अपूर्णभंजी विदलन की। अब देखिए, अब आपको यहाँ नाम से ही क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है। अपूर्ण की हम बात करें, यानी कि इस प्रकार का विदलन या इस प्रकार के विदलन में जो पीतक, इस प्रकार के विदलन में जो अंडा है उसका ज़्यादातर भाग जो है वो यॉक से भरा रहता है। ठीक है। इस प्रकार के विदलन में जो अंडा है उसका ज़्यादातर भाग जो है वो विभाजित नहीं हो पाता या उसमें विदलन नहीं हो पाता। अपूर्ण का मतलब क्या है कि इस प्रकार के विदलन में, मान के चलिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि ये वाला हिस्सा है। ठीक है। तो जो भी विदलन होगा वो इसी हिस्से में होगा। ठीक है। तो ये कैसा है, क्या ये पूर्ण अंडा हो रहा है, क्या विदलन से पूर्ण अंडे में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सिर्फ अपूर्ण भाग में इसका जो विदलन है वो होता है, या एक छोटे से पार्ट में इसका विदलन हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, अपूर्णभंजी विदलन कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, यदि हम बात करें इस पे भी बेल्फोर का नियम यदि हम लगाएं तो बेल्फोर का नियम किस तरह से लगता है कि इस प्रकार के विदलन में बहुपीत की अंडे, देखिए बेल्फोर का नियम क्या था, विदलन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, पीतक की मात्रा, पीतक की मात्रा। अब देखिए बहुपीत की अंडे यहाँ पर आ रहे हैं, इसका मतलब विदलन यहाँ पर कम से कम होगा। अब देखिए अपूर्णभंजी विदलन भी पुनः दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। अपूर्णभंजी में एक होगा डिस्कॉइडल यानी कि बिंबाव। ठीक है। डिस्कॉइडल एक होगा बिंबाव और एक होगा सतही। ठीक है। बिंबाव अपूर्णभंजी विदलन, सतही अपूर्णभंजी विदलन। ठीक है। दो प्रकार के विदलन होंगे। अब हमें क्या है, अपूर्णभंजी विदलन में एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि पूरे अंडे का विदलन यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंडे किस प्रकार के हैं, बहुपीत के प्रकार के हैं, यानी कि ज़्यादातर भाग है उनका वो किससे भरा हुआ है, यॉक से भरा हुआ है। अब देखिए क्या होगा, या तो सिर्फ उनके सतह पर, सतह की जो क्षेत्र है उस पर विदलन होगा, क्लीवेज होगा, या फिर उनके ऊपर एक डिस्क शेप बन जाएगी उस पर विदलन होगा। देखिए मैं दोनों का आपको एग्जाम्पल से बना के बता देता हूँ एक बार। पहले की हम बात करते हैं बिंबाव की, या फिर हम जैसे कहते हैं डिस्कॉइडियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक है। इसमें जो एग्जांपल आता है आपका मुर्गी का अंडा, मुर्गी का अंडा। मुर्गी का अंडा किस प्रकार का अंडा है, बहुपीत के प्रकार का अंडा है। ठीक है। बहुपीत के प्रकार का अंडा है। ये देखिए मैं यहाँ पर मुर्गी का अंडा बना देता हूँ, ये बन गया आपका मुर्गी का अंडा। ठीक है। अब मुर्गी के अंडे के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो उसका ज़्यादातर भाग है वो किससे भरा हुआ है, यॉक से भरा हुआ रहता है, यानी कि ये क्या है, इसका यॉक है। सिर्फ यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इस वाले भाग में ही क्या होता है, वहाँ पर विदलन होता है, या फिर हम कहें क्लीवेज होता है। ठीक है। तो मुर्गी के अंडे के अंदर सिर्फ इस वाले भाग में होता है। तो ये क्या बन जाती है, शेप जो है आपके विदलन की वो डिस्क शेप बन जाती है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डिस्कोइडियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इसे बोला जाता है, जो कि किसी प्रकार के अंडों में होता है, बहुपीत के प्रकार के अंडों में होता है। दूसरे की हम बात कर रहे हैं सतही प्रकार का, क्या, अपूर्णभंजी विदलन। सतही प्रकार के अपूर्णभंजी विदलन में किस प्रकार कौन से अंडे आते हैं, कीटों के अंडे आते हैं। ठीक है। अब देखिए कीटों के अंडे किस प्रकार के होते हैं, तो कीटों के अंडे कुछ इस प्रकार के होते हैं, देखिए। ठीक है। इस प्रकार के कीटों के अंडे होते हैं, और इनमें जो बीच वाला भाग है, ये बीच वाला भाग पूरी तरह से किससे भरा हुआ है, यॉक से भरा हुआ है। क्या है इसमें, ये यॉक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो सतह है, इनकी जो सरफेस है, सिर्फ यहीं पर विदलन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इनकी जो सरफेस है, इनकी जो सतह है, यहीं पर हमें जो विदलन है, क्लीवेज है, वो हमें देखने को मिलेगा। तो कीटों में किस प्रकार का विदलन पाया जाता है, सतही अपूर्णभंजी प्रकार का विदलन पाया जाता है। क्यों, क्योंकि इनके मध्य भाग में, इनके अंडों के मध्य भाग में क्या होता है, यॉक भरा रहता है। इसके प्रकार के अंडे भी कैसे होते हैं, बहुपीती प्रकार के अंडे होते हैं, और इनमें सिर्फ और सिर्फ सतह पर हमें क्या देखने को मिलती है, जो विदलन है हमें देखने को मिलता है। तो सर इस प्रकार से विदलन के प्रकार आपको मैंने बताए, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। एक है आपका ये जो विदलन के प्रकार हैं वो दो आधार पर बनाए गए हैं, कोरक खंडों के भविष्य के आधार पर, निर्धारी अनिर्धारी। जिस प्रकार के अंडों में जो कोरक खंडन का भविष्य निर्धारित रहता है वो निर्धारी विदलन करते हैं, जिनमें निर्धारित नहीं रहता वो अनिर्धारी विदलन करते हैं। पीतक की मात्रा और वितरण के आधार पर दो प्रकार से होता है, पूर्णभंजी अपूर्णभंजी। यानी कि पूर्णभंजी विदलन जिसमें संपूर्ण अंडा दो बराबर भागों में कोरक खंडों में विभाजित हो जाए उसे पूर्णभंजी कहते हैं। यदि समान भाग हैं तो समान पूर्णभंजी, असमान भाग है तो असमान पूर्णभंजी। समान में जैसे कि सूक्ष्म पीतकी, अपीतकी समान प्रकार के अंडे। ये वेल्फोर का नियम है जिसमें विदलन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/पीतक की मात्रा के।
किस प्रकार के अंडों में समान पूर्णभंजी प्रकार का पाया जाएगा, एम्फियोक्सिस, सभी जरायुज स्तनधारियों में। दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं असमान अपूर्णभंजी के अंदर, तो यानी कि पूर्ण अंडे का जो विदलन है वो होगा, लेकिन भाग जो हैं वो असमान होंगे। और इनमें किस प्रकार के अंडे पाए जाते हैं, मध्यपीत की प्रकार के। मेंढक और मछली के अंडे किस प्रकार का विदलन प्रदर्शित करते हैं, असमान पूर्णभंजी प्रकार का। दूसरा, हम अपूर्णभंजी प्रकार के विदलन की बात कर रहे हैं, यानी कि कोई एक हिस्सा, कोई अंश मात्र, इसका दूसरा नाम क्या था, अंशभंजी विदलन, यानी कि कोई एक अंश मात्र है जिसके अंदर विदलन होगा। ये किस प्रकार के अंडा में होता है, बहुपीत के प्रकार के अंदर, और यानी कि इनमें पीतक की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है, तो विदलन इनका कम से कम होता है। दो प्रकार से होता है, डिस्कॉइड और एक आपका सुपरफिशियल आपका मीराब्लास्टिक क्लीवेज। तो बिंबाव के अंदर यानी कि यहाँ पर डिस्कॉइड शेप बन जाती है, क्योंकि इसका नीचे वाला पोर्शन यॉक से भरा हुआ है, यहाँ पर विभाजन जो है वो नहीं होगा, विदलन नहीं होगा, सिर्फ इस पोर्शन के अंदर विदलन होगा। तो कैसी शेप बन जाती है, इसकी डिस्क शेप, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डिस्कॉइडियल या फिर बिंबाव। कीटों के अंडों की यदि हम बात करें तो इनके मध्य भाग में यॉक पाया जाता है, सिर्फ इसकी सतह ऐसी है जहाँ पर कि आपका विदलन वो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, ये प्रकार हो जाते हैं किसके, विदलन के प्रकार। अब देखिए, मैं आपको एक बार कंप्लीट बता देता हूँ कि क्लीवेज जो है वो किस तरह से परफॉर्म होता है, किस तरह से जो है क्लीवेज वो होता है। देखिए, ये आपका क्या है, जाइगोट है, ठीक है, ये इसकी लेयर है, जिनमें एक लेयर है आपकी कौन सी, जोना प्यूलोप्सिडा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जाइगोट के अंदर कौन सी लेयर है, ये जोना प्यूलोप्सिडा। जाइगोट के अंदर जब तक ये जो परत है इसकी उपस्थित है, तब तक इसके अंदर क्या है, विदलन होते रहेंगे। जोना प्यूलोप्सिडा जब तक उपस्थित रहेगी तब तक इसके अंदर जो विदलन है वो होते रहेंगे। ये क्या है सर, ये किसका है, ये है इसका केंद्र। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होगा, विदलन फर्स्ट, क्लीवेज फर्स्ट हुआ, और क्लीवेज फर्स्ट के दौरान क्या बना, दो यहाँ पर भाग इसके बन गए समान प्रकार के। ठीक है, कितने भाग बन गए इसके, दो बन गए। जोना प्यूलोप्सिडा अभी भी इसके पास प्रेजेंट है, क्या है, ZP अभी भी इसके पास प्रेजेंट है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर होगा सेकंड विदलन या फिर सेकंड क्लीवेज। ठीक है, सेकंड क्लीवेज के अंदर क्या होगा, दो से कितनी कोशिकाएं बनेंगी, आप खुद बताइए, दो से कितनी कोशिकाएं बनेंगी, 4 कोशिकाएं। ठीक है, ZP यानी कि जोना प्यूलोप्सिडा अभी भी इसके पास प्रेजेंट है, ZP अभी भी इसके पास प्रेजेंट है। लिखता चलता हूँ मैं, कितनी, 4 सेल्स, यहाँ कितनी है, 2 सेल्स। ठीक है, अब 4 से कितनी कोशिकाएं बनेंगी सर, 4 से बनेंगी आपकी 8 कोशिकाएं। देखिए 3, 6, 7 और ये 8, कितनी कोशिकाएं बन गई, ये है 8 सेल्स। और ZP अभी भी इनके पास प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है इनके पास, ZP। 8 से क्या बनेगा आपका, 16 कोशिकाओं वाला समूह बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16। ठीक है, ये क्या है, 16 सेल्स, और ZP अभी भी इसके पास जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया सबसे पहले कि जाइगोट से क्या बनता है, मोरूला बनता है, मोरूला से फिर क्या बनता है, ब्लास्टूला बनता है। तो देखिए जो मोरूला की यदि हम बात करते हैं तो मोरूला जो बनता है आपका, वो मोरूला बनता है 8 सेल या फिर 16 सेल्स का जो समूह है, गेंदनुमा संरचना, जिसे क्या बोलते हैं, मोरूला। ठीक है, मोरूला क्या है, 8 कोश की अवस्था है, या फिर 8 या 16, 8 भी हो सकती है 16 भी हो सकती है। तो 8 या 16 कोशिकाओं की जो अवस्था है उसे क्या कहते हैं, मोरूला अवस्था कहते हैं। ठीक है, जिसे हिंदी में तूतक बोला जाता है, क्योंकि ये सहतूत के फल के समान हमें दिखाई देती है। ठीक है, अब ये 8 बन गई, 16 बन गई। अब क्या होगा, यहाँ पर इसकी जो 16 वाली जो कोशिकाएं हैं, इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ और नेक्स्ट पेज निकाल देते हैं यहाँ से। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर समझिए, ये 8 की कोशिकाएं बन गई। ठीक है, इसके बाद ये 16 कोशिकाओं का समूह बन गया। अब ये आगे क्या होगा इसमें, देखिए अब जोना प्यूलोप्सिडा यहाँ पर जाकर जो है वो उसकी नष्ट हो गई है। जोना प्यूलोप्सिडा क्या हो गई है, यहाँ पर नष्ट हो गई है। और जैसे ही जोना प्यूलोप्सिडा आपकी नष्ट हो जाएगी तो विदलन यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाता है। ठीक है, विदलन यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाता है, और जब ये यहाँ पर विदलन रुक जाता है तो इसके बाद यहाँ पर जो संरचना बनती है उसे बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट। तो कुछ कोशिकाएं तो इसकी किस पर आ जाती हैं, सतह पर आ जाती हैं। ठीक है, कुछ कोशिकाएं इसकी सतह पर आ जाती हैं, और कुछ कोशिकाएं बीच में ना फैलकर एक जगह पर एकत्रित हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है,
और ये जो खाली स्थान रह जाता है, इस खाली स्थान को बोला जाता है ब्लास्टोसील। और ये हैं सतह पर उपस्थित कोशिकाएं, उपस्थित सेल्स। ठीक है, अब देखिए ये जो बनी हमारे पास स्टेज, इस स्टेज को क्या बोलते हैं? ब्लास्टूला। और इस मोरोला से ब्लास्टूला बनने की जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है ब्लास्टूलेशन। ठीक है, क्या बोला जाता है? ब्लास्टूलेशन। एक बार फिर से समझिए आप इस चीज़ को। ये क्या है? हमारे पास जाइगोट है, इसके ऊपर एक प्रेजेंट है, लेयर है इसकी, जोना प्यूलिप्सिडा, इसके अंदर केंद्रक है। सबसे पहले होगा क्लीवेज फर्स्ट। क्लीवेज फर्स्ट में 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। 1 से कितनी कोशिकाएं बनी? 2 कोशिकाएं। फिर होगा क्लीवेज सेकंड, 2 से कितनी बनी? 4। 4 से बनेंगी 8, 8 से बनेंगी 16। इससे दोनों कोशिकाओं के समूह को या तो 8 से कह लीजिए या 16 से कह लीजिए, दोनों को क्या बोला जाता है? मोरूला स्टेज बोला जाता है। जब 16 होगी उसके बाद भी आपका विदलन जो है वो जारी रहेगा, थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, लेकिन क्योंकि इसके बाद जेडपी है यानी जोना प्यूलिप्सिडा है वो नष्ट हो जाती है और विदलन लास्ट आकर यहाँ पर रुक जाता है, ब्लास्टूला पर आकर। और जो कोशिकाएं हैं वो सतह पर एकत्रित हो जाती हैं, कुछ कोशिकाएं एक जगह पर जाकर एकत्रित हो जाती हैं, बीच में खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, उस खाली स्थान को बोलते हैं ब्लास्टोसील या कोरक गुहा। और इसे बोला जाता है ब्लास्टूला यानी कि कोरक बोला जाता है। कुछ सतह पर हो जाती हैं और इस प्रोसेस को बोला जाता है ब्लास्टूलेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपके जाइगोट से क्या बनता है? ब्लास्टूला तक बनने की जो प्रोसेस है इसे बोला जाता है कोरक भवन या फिर ब्लास्टूला। आगे जाकर यही जो ब्लास्टूला है वो किस में बदलता है? ब्लास्टूला है यही जाकर इम्प्लांटेशन होता है, यहाँ से जाके ये गर्भाशय पर चिपकता है और गर्भाशय पर चिपकने के बाद इसका जो इम्प्लांटेशन हो जाता है, जैसे रोपण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, जाइगोट का गर्भाशय की दीवारों पर चिपकना ही क्या कहलाता है? रोपण कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। और आगे इसका जो डेवलपमेंट है वो प्रारंभ हो जाएगा और ये किस में बदल जाएगा? एम्ब्रियो में बदल जाएगा। इसका विकास होने लगेगा और विकास होने के बाद ये फर्दर डिवाइड होता रहेगा और एक बेबी के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज के टॉपिक के अंदर क्या डिसाइड कंप्लीट किया हमने। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि टॉपिक भी काफ़ी लंबा था, तो इसके अंदर हमने आज किसको कंप्लीट कर लिया? विदलन को कंप्लीट कर लिया। आपका फर्स्ट ईयर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके कोई आपको टॉपिक चाहिए, इस पर वीडियो चाहिए या फिर इसके अंदर कोई डाउट रह गया वो आप मुझे बताएं। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।